हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया बच्चों, शुरुआत करने जा रहे हैं टर्म 2 का टॉपिक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। बच्चों आपको पता ही होगा कि टर्म 2 में इंटीग्रल कैलकुलस जो है आपके 50% से ज़्यादा सिलेबस को कवर कर रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए बच्चों तो इंडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल, एरिया बाउंडेड रीजन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब की यूटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप इसमें बढ़िया पकड़ बना लेते हो, मजबूत कर लेते हो इसको अच्छी तरह से, तो यार टर्म 2 में फिर तो गर्दा मचा दोगे टर्म 2 में। तो बच्चा शुरुआत करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ध्यान से देखना भाई बच्चों, इंटीग्रल 250 BC में इसका जन्म हुआ था ग्रीस में, है ना। उसके बाद बच्चों फिर काफ़ी सारे मैथमेटिशियन और फिजिक्स ने इसके ऊपर काम किया। फिर नए नए आइडियाज़ आए, जैसे आपके न्यूटन भाई साहब ने आपका आइडिया दिया एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन का, मतलब इंटीग्रल कैलकुलस का यूज किया किसमें, एरिया डिटरमाइन करने में, है ना। किसी भी कर्व बॉडी के द्वारा जो रीजन क्रिएट हो रहा है, जो रीजन तैयार हो रहा है, उसका एरिया निकालना, ये न्यूटन भाई साहब ने बताया। इसके अलावा लेबनिज सर ने बताया इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम के बारे में, है ना। फिर और भी बहुत सारे मैथमेटिशियन आए हैं बच्चों, जैसे कॉचिज ने भी कई आइडियाज़ दिए। इसके अलावा आपका रीमान सर, इसने भी कई सारे आइडियाज़ दिए इंटीग्रल के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से कारवां बढ़ते गया और आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं ना बच्चा। तो शुरुआत करते हैं कि भाई है क्या ये। बच्चों ध्यान से सुनना, इसके बेसिक कंसेप्ट के ऊपर काम करेंगे। बच्चा इंटीग्रेशन एक्चुअली में होता क्या है? इंटीग्रेशन बच्चों होता है इन्वर्स प्रोसेस। इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बच्चों इंटीग्रेशन क्या होता है? इन्वर्स प्रोसेस होता है किसका? डिफरेंशिएशन का, है ना। कैसे भाई? जैसे बच्चों ये आपको पता ही होगा कि d/dx एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? 2x होगा। तो यार जब तुम 2x को इंटीग्रेट करने जाओगे ना, तो इसका क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस सी, जहाँ सी बच्चों क्या है तुम्हारा? इंटीग्रल कांस्टेंट, है ना। सी को क्या करेंगे बच्चा? इंटीग्रल कांस्टेंट। और ये एक्स स्क्वायर आपका क्या आ गया? देखो, दिस इज नॉन एज इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव, और बच्चों इसको प्रीमिटिव भी बोलते हैं ना, प्रीमिटिव। तो यार एक्स स्क्वायर को जब हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या है बच्चा? 2x आया। अब जब तुम 2x को इंटीग्रेट करने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर। तो हो गया ना भाई कि इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है? इन्वर्स प्रोसेस होता है किसका? डिफरेंशिएशन का, है ना। भाई कहाँ चला गया भाई? इंटीग्रेशन जो होता है बच्चों वो क्या होता है? इन्वर्स प्रोसेस होता है किसका? डिफरेंशिएशन का। आप एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो तो 2x आ रहा है, जब आप 2x को इंटीग्रेट करने जा रहे हो तो एक्स स्क्वायर प्लस सी आ रहा है। अब तुम्हारे मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर आप ये इंटीग्रल कांस्टेंट जो है ये क्यों लगाए? ये क्या भला है? क्या जरूरत है इसकी इंटीग्रल कांस्टेंट लगाने की? बच्चों ध्यान से सुनना और समझना और फील लेना कि आखिर क्या जरूरत है इंटीग्रल कांस्टेंट लगाने की। जब हम बोल रहे हैं कि इन्वर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर 2x है तो 2x का सीधा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर आप लिखिए। ये इंटीग्रल कांस्टेंट क्यों सी, है ना। क्या जरूरत है इसका? क्या मजबूरी आखिर लगाने का? बच्चों मजबूरी जरूर है, लेकिन जरूरी है। और वो जरूरी क्यों है आपको अभी पता चल जाएगा, ध्यान से देखना। अभी हमने क्या बोला भाई कि इन्वर्स प्रोसेस होता है, मतलब अगर हम बच्चों एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने जाए तो 2x आएगा। अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव निकालें तो ये भी 2x आएगा। अगर हम बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव निकालें तो ये भी 2x आएगा। बात आ रही है समझ में? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का भी 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी 2x। अब जब हम 2x को इंटीग्रेट करने जाएंगे बच्चों, हम 2x को इंटीग्रेट करने जाएंगे 2x dx लिखेंगे, है ना। तो हम लोग पहले ये नोटिस करेंगे कि भाई ये 2x किसका डेरिवेटिव है?
क्योंकि अभी हमने जस्ट बोला कि इंटीग्रेशन जो होता है वो इनवर्स प्रोसेस होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। तो 2x किसका डेरिवेटिव है, जिसका वो डेरिवेटिव रहा होगा वही उसका इंटीग्रल होगा। तो यार 2x किसका डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर का। लेकिन बच्चा इसका भी तो डेरिवेटिव 2x है और इसका भी तो डेरिवेटिव 2x है। तो अगर इनवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन तो उस हिसाब से 2x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी तो होना चाहिए। तो ये भी तो अपनी जगह सही है। तो उस हिसाब से इसका डेरिवेटिव हम लोग क्या इंटीग्रल क्या लिखेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये इधर से चिल्लाने लगेगा, अरे भाई हमको क्यों छोड़ रहे हो, हमने क्या गुनाह कर दिया, हम भी तो मेरा भी तो डेरिवेटिव 2x है, तो फिर इंटीग्रल में हमको क्यों सेलेक्ट नहीं कर रहे हो। तो ये भी अपनी जगह सही है बच्चों, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी सही है। तो इस तरह से बच्चों देखा जाए तो 2x किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है, ऐसे सैकड़ों फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव 2x होगा। तो उस हिसाब से जब 2x को हम इंटीग्रेट करने जाएंगे तो उसके लिए कई इंटीग्रल्स होंगे, कई इंटीग्रल्स। इसका मतलब ये हुआ कि इनडिफिनिट इंटीग्रल किसी भी फंक्शन का यूनिक नहीं होता है, वो फैमिली ऑफ फंक्शंस होते हैं, फैमिली ऑफ फंक्शन, फैमिली ऑफ कर्व्स कई होते हैं। इसी झंझट से, इसी झमेले से बचने के लिए बच्चों एक इंटीग्रल कांस्टेंट c लगाना पड़ता है, और जहां c क्या है तुम्हारा रियल नंबर, और c इस बात का इंडिकेटर है कि 2x का इंटीग्रल यूनिक नहीं है। 2x के कई इंटीग्रल्स होंगे, है ना, वो एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है। फील आया बढ़िया से। तो इसलिए बच्चा इंटीग्रल कांस्टेंट c लगाना पड़ता है। क्लियर है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2x का जो इंटीग्रल है वो एक्चुअल में क्या है बच्चा, फैमिली ऑफ कर्व्स है ना। 2x का इंटीग्रल क्या है, फैमिली ऑफ कर्व्स। वो कर्व क्या है तुम्हारा, पैराबोला है, नहीं एक्स स्क्वायर। 2x का अगर हम लोग डेरिवेटिव इंटीग्रल का बच्चों अगर हम एक्स स्क्वायर लेते हैं, 2x का इंटीग्रल अगर हम लोग एक्स स्क्वायर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर क्या है तुम्हारा पैराबोला है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। अगर y इस पर एज्यूम कर लिए y इंटीग्रल ऑफ 2x dx, तो y इक्वल टू तुम्हारा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस c। तो वो में भी एक्स स्क्वायर हो सकता है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेंगे तो कुछ ये होगा, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेंगे तो कुछ ये होगा, है ना। बात आ रही समझ में। दिस इज एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस इज वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो कोई भी हो सकता है इंटीग्रल, दैट मीन्स फैमिली ऑफ कर्व्स है, फैमिली ऑफ फंक्शन है, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल। लेकिन बच्चों डेरिवेटिव यूनिक होता है। डेरिवेटिव क्या होता है, यूनिक होता है। आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव निकालो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालो, सबके क्या आएंगे, यूनिक आएंगे, है ना। सबके क्या आएंगे, यूनिक आएंगे। भले ही सबका सेम है, 2x ही है, लेकिन है तो बच्चा सबका यूनिक, है ना। सिंपल है भाई। जैसे मान लो तुम किसी पॉइंट पर x इक्वल टू ए पर तुम क्या ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ करो, तो x इक्वल टू ए का कुछ ग्राफ ये होगा, है ना। तो देखो सारे फंक्शन के लिए x इक्वल टू ए पर अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो सबके लिए क्या आएंगे, टेंजेंट्स पैरेलल आएंगे। दैट मीन्स स्लोप सबका क्या हो जाएगा बच्चों, सेम हो जाएगा। अरे भाई जब पैरेलल है तो स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। तो वही कहने का मकसद है बच्चों कि डेरिवेटिव प्रत्येक फंक्शन के लिए क्या होंगे, यूनिक होंगे। इंटीग्रल आपके क्या हो सकते हैं, फैमिली ऑफ फंक्शन, फैमिली ऑफ कर्व्स। तो आगे बढ़ते हैं, मजा आया, चलो। हमें तो ध्यान से देखना। अब बच्चा अगर हम लोग बात करें d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का, है ना, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स। अब इसको आप ऐसा लिख सकते हो, d साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। हाँ या ना बोलो। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, इधर भी लगा दो भाई, है ना। अब d साइन एक्स इक्वल टू आपका क्या है, कॉस एक्स डी एक्स। तो इसका हो जाएगा बच्चों साइन एक्स प्लस सी। तो अगर कभी कभी क्वेश्चंस में बोल दिए जाए आपको कि इवेल्युएट d साइन एक्स, तो यार इसका साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स प्लस सी मत लिख देना बच्चों। d साइन एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी, है ना। अरे इंटीग्रेशन का मकसद ही होता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को रिमूव करना, हटाना। तो d साइन एक्स अगर है बच्चों तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। बात आ रही समझ में ना। और अगर साइन एक्स डी एक्स है ना, तब ये लिखोगे आप माइनस कॉस एक्स प्लस सी,
क्लियर हो रही बात? साइन एक्स डी एक्स है बच्चों, तब माइनस कॉस एक्स प्लस सी। डी साइन एक्स का मतलब हुआ कॉस एक्स डी एक्स, है ना, देखो ना यहाँ डी साइन एक्स का मतलब क्या हो गया, कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अगर सिर्फ डी साइन एक्स लिखा हुआ है मतलब डी एक्स आगे नहीं है, ठीक है, तो अब इसका क्या लिखोगे, साइन एक्स प्लस सी। फील आ रहा बढ़िया से? चलो, है ना, इसी की तर्ज पर देखो, जैसे बच्चों डी एक्स है तो डी एक्स का क्या लिखते हो, एक्स प्लस सी, है ना, अभी जस्ट बताया डी एक्स है तो क्या लिखेंगे, एक्स प्लस सी। मतलब इंटीग्रेशन का मकसद ही तो होता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को हटाना, तो डी को हटा दिया तो क्या रह गया, एक्स प्लस सी। या ऐसे भी आप कर सकते हो भाई 1 इंटू डी एक्स, है ना। तो बच्चों 1 किसका डेरिवेटिव है, एक्स का डेरिवेटिव है, तो 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, एक्स प्लस सी। बात आ रही समझ में, पल्ले पड़ रही है ना। चलो, और ऐसे भी जा सकते हो, 1 के बदले में लिख सकते हो एक्स 0 डी एक्स। अरे किसी भी पावर, किसी भी फंक्शन या नंबर पर पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1। अब इसको क्या लिखोगे, 0 + 1 बाई 0 + 1 + सी, दैट मीन्स एक्स प्लस सी। तो किसी भी तरीके से आप जाओ, आपको ये इंटीग्रल वही आएंगे। क्लियर है? चलो बच्चों, मिटा रहे हैं। अब बच्चों इंटीग्रेशन में हम लोग जो ये सिंबल यूज करते हैं, ये एक्चुअली में कहाँ से आया बच्चा, ये आया है समेशन के फर्स्ट लेटर से। ये एक्चुअली में एस को लंबा करके लिखा गया है ना। इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है एरिया अंडर कर्व, मतलब उस रीजन का एरिया डिटरमाइन करना जो किसी फंक्शन और लिमिटिंग वैल्यू के बीच एग्जिस्ट कर रहे हैं अलोंग एनी एक्सिस। अरे भाई पढ़ाएंगे आगे आगे पढ़ाएंगे एरिया बाउंड्री रीजन में, ठीक है। जैसे बच्चों इस फंक्शन के द्वारा जो रीजन बाउंड हो रहा है x = a x = b के लिए, ठीक है, तो इस रीजन का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पतला सा स्ट्रिप काट लेते हैं, एक पतला सा स्ट्रिप काट लेते हैं और इस स्ट्रिप का एरिया निकाल लेते हैं और फिर पूरे के लिए क्या करते हैं बच्चों, इंटीग्रेट कर देते हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं, इसमें छोटे छोटे स्ट्रिप काट लेते हैं और उन सारे स्ट्रिप्स के एरिया निकाल कर क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, है ना। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है ऐड करना, जोड़ना, समेशन, एक्युमुलेट करना, है ना, इकट्ठा करना। बात आ रही है? वहीं से ये लिया गया बच्चों, ये सिंबल, इसी को लंबा करके लिखते हैं हम लोग, है ना बेटा। अब बच्चों ध्यान से देखना, अगर इस तरह से आपको दिखे, है ना, ध्यान से बच्चों, ध्यान से, अगर आपको ऐसा दिखे साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन आप क्या लिखोगे, तो बच्चों ऐसे में साइन एक्स को आप टी मान लेना, टी डी टी हो जाएगा और ये हो जाएगा t² + 2 + सी, दैट मीन्स sin² x/2 + सी। यहाँ पर बोल रहा है बच्चों साइन एक्स को साइन एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, है ना। तो यार ऐसा मत लिख देना साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स डी एक्स। बात आ रही समझ में? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, साइन एक्स को आप टी मान लो तो हो जाएगा टी डी टी, और ये आ गया t² / 2 + सी। क्लियर हो रहा है? चलो बच्चा बढ़िया। नेक्स्ट बच्चों, इफ f' x इक्वल टू बच्चा 3x² - 3 / x4 एंड f1 = 0, फाइंड f(x). बच्चों f' दिया हुआ है और f1 का वैल्यू दिया हुआ है। f1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चा, 0 दिया हुआ है। तो आपको फाइंड आउट करना है f(x), आपको f(x) फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करोगे, कैसे करोगे, एकदम सिंपल है भाई। देखो बच्चा, अभी हम लोग जस्ट बताया है, अभी हमने जस्ट बताया है कि f(x) = क्या होता है, f(x) = होता है बच्चा इंटीग्रल ऑफ f(x) dx। बताए कि नहीं बताए? अरे भाई जब इसको इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो वो क्या मिलेगा, f(x) ही मिलेगा ना। क्लियर है ना। अब अच्छा f' 3x² - 3 / x⁴ dx। अब बच्चों 3 को बाहर करो, x² dx, अभी जस्ट बताएंगे, ये प्रॉपर्टी है। और ये 3x पर ये ऊपर जाएगा -4 dx, है ना, ये ऊपर जाएगा तो क्या लेके जाएगा, माइनस लेके जाएगा पावर। अब ये हो जाएगा बच्चा 3x² का हो जाएगा 2 + 1 / 2 + 1 -3 -4 + 1 / -4 + 1 + 3।
तो 2+1 से ये गया, इससे ये गया, एक्स पर पावर क्यूब माइनस 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 प्लस हो जाएगा बच्चों, एक्स पर पावर -3 + c। अब सिंस f1 इक्वल टू दिया बच्चों 0 हो जाएगा 1 + 1 + c इक्वल टू 0, तो c का वैल्यू आ जाएगा बच्चों -2। c का वैल्यू उठा के रख दो तो f(x) तुम्हारा आ जाएगा बच्चों x³ + 1/x² - 2। यही तुम्हारा आंसर। देखो सकल पता चल गया f(x) का, है ना। तो कितना आसान है, बात आ रही समझ में ना। अब बच्चा ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। मजा आ रहा होगा आप लोग को, बढ़िया से समझ में भी आ रहा होगा। हाँ तो बच्चों ध्यान से, कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स है बच्चा। वो रिजल्ट्स क्या है कि इंटीग्रल ऑफ k इंटू f(x) dx। अगर बच्चों कोई कांस्टेंट एज ए कॉफिशिएंट है किसी फंक्शन का, तो उस कांस्टेंट को इंटीग्रल से बाहर कर दो, एकदम बाहर का रास्ता दिखा दो और इंटीग्रेट कर दो, है ना। अगर बच्चों कोई दो फंक्शन प्लस माइनस से जुड़ा हुआ है तो आप उसको सेपरेट इंटीग्रेट कर सकते हो, है ना, +-gx इंटू dx। ठीक है। अगर कोई दो फंक्शन प्लस या माइनस से जुड़ा हुआ है तो आप उसको अलग अलग करके क्या करो, इंटीग्रेट करो, अलग अलग करके क्या करो, इंटीग्रेट करो। क्लियर हो रही बात, है ना। नोट कर लो बच्चों, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो बेटा। चलो अब बच्चा ध्यान से सुनना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, है ना, ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से। f(x) dx, तो हमने क्या बताया बच्चा, अगर मान लो gx + c आ रहा था, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इंटीग्रल। अभी जस्ट बताया, इंटीग्रल एंटी डेरिवेटिव और प्रीमिटिव। और इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं इंटीग्रैंड। क्या बोलते हैं, इंटीग्रैंड, है ना। ये भी याद रखना, इसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रैंड, इसको इंटीग्रल या फिर एंटी डेरिवेटिव या फिर प्रीमिटिव, है ना बेटा। चलो बच्चों बढ़िया। अब बच्चों इंटीग्रल का रिजल्ट याद रखने के, मतलब बच्चों सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स को याद रखने का सिंपल तरीका क्या है, आप स्टैंडर्ड डेरिवेटिव को याद रखो, आप स्टैंडर्ड डेरिवेटिव को याद रखो, आपको स्टैंडर्ड इंटीग्रल याद रहेंगे। नहीं, अगर बच्चों आपको स्टैंडर्ड डेरिवेटिव याद है, लाइक sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x का -sin x, tan x का sec²x, है ना, तो आपको इंटीग्रल भी याद रखने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अगर sin x का डेरिवेटिव cos x है बच्चों तो cos x का इंटीग्रल sin x, अगर cos x का डेरिवेटिव -sin x है तो sin x का इंटीग्रल -cos x, अगर tan x का डेरिवेटिव बच्चों sec²x है तो sec²x का इंटीग्रल tan x। तो अगर स्टैंडर्ड डेरिवेटिव याद है तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल, है ना, आसानी से याद रख पाओगे। अब बच्चों ध्यान से देखना, आगे कुछ और भी बेसिक क्वेश्चन को बात करेंगे। इवेल्युएट, देखो ध्यान से बच्चा, 2/1 + cos 2x dx, है ना। देखो कैसे इंटीग्रल आसानी से अटेन कर सकते हैं अगर डेरिवेटिव याद है तो बच्चों 1 + cos 2x क्या होता है, 2 cos² x dx, 2 से ये 2 मर गया, 1/cos² x हो जाएगा बच्चों sec² x, और sec² x का इंटीग्रल tan x। बच्चा tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec² x, तो sec² x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, tan x, और साथ में c। उसी तरह बच्चों इवेल्युएट, अगर x4 + x² + 1 dx², ये दिया हुआ है। हाँ ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ dx² है, मतलब इसको x² के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो क्या करोगे बच्चों, x² = t मान लो तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, ये हो जाएगा t²। अरे भाई 4 है ना, तो ये t² हो जाएगा, ये t और +1 dt। अब इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट कैसे करोगे, तो इसको आ जाएगा बच्चों 2 + 1 2 + 1 1 + 1 1 + 1 प्लस t + c। अब t को रिप्लेस कर दो बच्चों x² थे, तो ये हो गया x पर पावर 6/3 प्लस ये हो जाएगा 4/2 प्लस x² + c। दिस इज आंसर, है ना। अच्छा बच्चा ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न याद रखना, x पर पावर n dx होगा बच्चों x पर पावर n+1/n +1 + c, जहाँ n आपका क्या है, रियल नंबर, है ना। बातारेशन में बच्चों, बातारेशन में x पर पावर n+1/n +1 + c, अगर इस फॉर्मेट में है तो आप ये लिखोगे।
हो गए बच्चे, हो गए, नोट कर लिए, मोबाइल ऑफ करना भूल गए थे, है ना? हो गए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा घर से कॉल आ रहा है, कुछ ज़रूरी काम होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बात करेंगे कुछ और बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट।